Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला टॉपिक जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. वी कैन रिलेट the topic of geothermal power under the heading of distribution of natural resources. इस आर्टिकल में हम जियोथर्मल पावर, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं. नाउ व्हाई दिस इज ए न्यूज़? ये न्यूज़ आ रही है लद्दाख से, लद्दाख के प्युगा रीजन से. उस पुगा रीजन में ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, which is a state-run explorer, they will generate electricity by tapping the steam. लद्दाख का ये जो पुगा एरिया है यहाँ पे स्टीम को टैप करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी जिसे हम कह रहे हैं जियोथर्मल पावर, जियोथर्मल एनर्जी. नाउ इससे पहले कि हम देखें कि ये जो प्युगा में लद्दाख का जो ONGC अपना प्लांट सेटअप करेगा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, सबसे पहले बेसिक्स से क्लियर करते हैं. Let us know about what is geothermal energy. तो सबसे पहले जानते हैं what is geothermal energy. Now, जब हम देखते हैं geothermal, तो ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं. One is geo and the other one is therme. Geo means earth and therme means heat. Earth's heat. Geothermal comes from the word earth's heat. तो बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी में हम उस हीट की बात करते हैं जो कि हमारी अर्थ की सरफेस के अंडरनीथ इनसाइड द अर्थ जो हाई टेम्परेचर है, जो हीट है, दैट इज रेफर टू एज जियोथर्मल एनर्जी. और अगर इस हीट की वजह से ये सरफेस तक पहुँचे, अब चाहे सरफेस तक वार्म वाटर आए, अगर हमारे अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर हाई है तो मतलब जो रॉक्स हैं उनका टेम्परेचर हाई है. अब इन रॉक्स के कांटेक्ट में अगर वाटर आएगा तो वाटर हीट अप हो जाएगा. तो वार्म वाटर सरफेस की तरफ राइज करता है. आप अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. यू रीड अबाउट हॉट स्प्रिंग्स. हॉट स्प्रिंग्स एक ऐसे एरियाज जहाँ पे आपका जो अर्थ की सरफेस से अंदर से जो वाटर निकल रहा है, इट इज़ हैविंग हाई टेम्परेचर. How the water is having high temperature? Because it is coming in the contact with hot rocks. And hot springs का opposite होता है geyser. It is just the same, but इनमें difference क्या होता है कि geyser में steam बाहर निकल रही होती है, jet की जैसे force की तरह steam जब earth की surface से बाहर निकले उस जगह को हम कहते हैं geyser. अब steam कब आएगी? जब हमारा जो water है वो बियॉन्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट हीट अप होगा, तभी वाटर की क्या बन जाएगी? स्टीम बन जाएगी. तो सिंपल सी बात है, अगर वाटर हीट अप हो रहा है बट नॉट अप टिल इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो ऐसे केस में वाटर सिर्फ गर्म हुआ. जैसे कोई भी चीज़ हीट अप होती है तो वो एक्सपैंड होती है, लाइटर होती है और राइज करती है. तो सिमिलरली यहाँ पे वाटर जब गया, वार्म अप हुआ, टेम्परेचर एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली, इट विल कम बैक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड यू विल से अरे भाई यहाँ पे तो वार्म वाटर बाहर आ रहा है, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज हॉट स्प्रिंग्स. अगेन जनरेटेड बिकॉज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी. बट अगर वही वाटर बियॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट हीट अप हो जाए, सुपर हीटेड वाटर बियॉन्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो ऐसे केस में क्या आएगा? साथ में स्टीम आएगा. एंड एज यू नो स्टीम गैस है, तो यहाँ पे जो एक्सप्लोजन होगा तो वो जेट के जैसे एक्सप्लोड करते हुए स्टीम बाहर निकलेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज गीजर. दैट इज कॉल्ड एज गीजर. अगैन दोनों ही फिनोमिना अर्थ की जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं. समटाइम्स हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स आपको ऐसी लोकेशन से भी मिल जाते हैं जो कि वोल्केनिकली एक्टिव एरियाज होते हैं. सपोज कहीं पे वाटर काफ़ी डेप्थ में नहीं गया, लेकिन वहाँ पे हॉट जो लावा था वो सरफेस की तरफ आ रहा था, मैग्मा सरफेस की तरफ आ रहा था, और वाटर केम इन कॉन्टैक्ट विद दिस मैग्मा.
ऐसे केस में भी हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स की फॉर्मेशन हो सकती है। सो देयरफॉर वी से दैट कि जो थर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी, दिस इज कंटेन्ड इन द रॉक एंड फ्लूइड्स अंडरनीथ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंडरनीथ जो रॉक्स हैं वो हीटेड अप हैं, उनमें ये एनर्जी स्टोर्ड है, या फिर जो फ्लूइड्स हैं, वाटर है, मोल्टन रॉक्स हैं, उनके अंदर ये एनर्जी कंटेन्ड है। एंड ऐसा नहीं कि आप अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ही डिग करना शुरू करो और आपको हॉट रॉक्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ कुछ एरियाज़ में हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे शैलो ग्राउंड पे भी मिल जाता है, कहीं पे बहुत सेवरल माइल्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आपको जियोथर्मल एनर्जी का एक आउटलुक देखने के लिए मिल जाता है। दिस कैन बी इवन फादर डाउन टू द एक्सट्रीमली हॉट मोल्टन रॉक्स विच आर मैग्मा। जो हमारी रॉक्स हैं, जो वाटर है, इट एब्जॉर्ब्स हीट एंड धीरे 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 वी नो कि अब एक क्वेश्चन आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि भाई हमारी अर्थ की सरफेस के अंदर व्हेन यू मूव इनसाइड द अर्थ एज यू इंक्रीज द डेप्थ टेम्परेचर इंक्रीजेस। व्हाई? अब इसके दो रीजंस हैं। एक, जब आप पढ़ते हो नेबुलर हाइपोथेसिस तो वहाँ पे हम मानकर चलते हैं कि जब हमारे प्लैनेट्स का ओरिजिन जब हुआ है, अर्थ का ओरिजिन जब हुआ था, तो वी वर अ हॉट नेबुला एंड धीरे 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 कूल डाउन होकर आज के टाइम पे हमारी ये अर्थ बनी है। तो हम ये कहते हैं कि भाई पहले की हमारी जो हीट थी उसका कुछ रेजिडुअल पार्ट अभी भी रिमेनिंग है, इसीलिए जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं वो हीट अभी तक डेसिपेट नहीं हुई है एंड द टेम्परेचर इज हाई। बट इफ वी फॉलो द मॉडर्न कॉन्सेप्ट व्हाट वी से, कोर के आसपास रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का अबंडेंस है एंड ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स धीरे धीरे डिके करते हैं एंड दे जनरेट हीट। अल्टीमेटली दिस इज द रीजन वाई योर अर्थ's temperature is high with as you increase the depth, and that is why we can say what is the source of geothermal energy? The slow decaying of radioactive particles in the earth's core produces geothermal energy. Now after this, how can we use it? देखिए, of course this is a carbon free energy. आप कोई फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं कर रहे, आप कोई कोल नहीं निकाल रहे, यू आर जस्ट सिंपली यूजिंग टेम्परेचर डिफरेंस। सिर्फ जो हीट सप्लाई है अर्थ के इंटीरियर से जो आपके पास हीट आ रही है, यू आर यूजिंग दैट। दिस कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो हीट एनर्जी की फॉर्म में, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जियोथर्मल वाटर को डायरेक्टली घरों को हीटअप करने के लिए यूज़ किया जा सकता है एंड इट कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स इन द ग्रीन हाउस गैसेज एज वेल। These are the different ways in which we can use the geothermal energy. Now, what are the advantages of it? Advantages क्या हैं? पहली चीज़ ये है कि this is a clean source of energy. It is clean, it is sustainable, it is carbon free. Of course, it is continuous, uninterrupted, environment friendly. वो सारे शब्द जो आप use करते हैं for renewable energy, it is one form of that. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड। अब देखो, अब इसकी जब एक्सट्रैक्शन होगी एज यू कैन सी ओवर हेयर, तो इस प्रोसेस में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ से आप हॉट वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो स्टीम आ रही है वो यहाँ पे कंटेन होगी। इस स्टीम को यूज़ करके आप टर्बाइंस को घुमा सकते हैं एंड दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आ गई हमारे पास, और ये जो हमारे पास वाटर आया है आगे चल के आप इसे कूलिंग टावर्स में डाल सकते हैं, आप इसे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट। एंड देन अल्टीमेटली देयर हैज़ टू बी एन इंजेक्शन वेल, जब दोबारा ये जो वाटर है ये इनसाइड द अर्थ पंप किया जाएगा। सो ये जो एक्सट्रैक्शन है, वी कैन जनरेट अ प्रोसेस जिसमें एक्सट्रैक्शन बिना किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न किए हो, यू आर नॉट यूजिंग एनी कोल, गैस और ऑयल फॉर दैट। बट अगर देखो, अगर हमारे पास जियोथर्मल फील्ड्स ऑपरेशनेबल हैं, they produce some amount of carbon dioxide, which is only 1/6 of the carbon dioxide that a relatively
clean natural gas fueled power plant produces. अगर हम ये कहते हैं ना कि natural gas is the clean source of energy, of course you're not burning fossil fuel, but when you are using natural gas, you're using natural gas power plant, you're releasing some amount of carbon dioxide. Of course the footprint is less. Similarly, if we compare geothermal plants with that of the natural gas plants, geothermal plants will produce even less, only 1/6 of the carbon dioxide will be released if we compare this to the natural gas fueled power plants. Plus, it is available throughout the year. अब जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, देयर आर सर्टेन सीजन जब सोलर एनर्जी का कैपेसिटी ज़्यादा है. विंड एनर्जी भी हमारे पास कुछ ऐसा टाइम होता है जहाँ पे विंड एनर्जी का जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है. बट जियोथर्मल एनर्जी इज़ ऑलवेज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. सो दैट इज़ वन प्लस पॉइंट इफ वी टॉक अबाउट जियोथर्मल एनर्जी. एंड प्लस इट इज़ ऑल्सो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव. जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जितना खर्चा हो रहा है, we can directly generate savings from that, and we can direct that savings towards generating more geothermal energy. But yes, with advantages come some disadvantages as well. सबसे पहले तो जो initial cost है geothermal energy setup की, that is very high. However, it will provide us free heat production, but the initial capital cost is high. And there is one more thing, sometimes it can happen कि जो water आप use कर रहे हैं, it can have heavy metals such as toxic heavy metals. It can contain mercury, arsenic, boron. तो ऐसे केस में जो reservoir हैं इनमें toxic metals की problem एक issue है. And when you are extracting this, the process of extraction can release hydrogen sulfide. And जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है ना, दिस गैस स्मेल्स लाइक रॉटन एग, स्पेशली एट लो कंसनट्रेशन. तो इसकी जनरेशन में अनप्लीजेंट गैसेस भी रिलीज हो सकती हैं. फिर एक और इशू है, दैट इज़ अबाउट डिस्पोजल ऑफ जियोथर्मल फ्लूइड्स. स्पेशली अगर हमारे पास टॉक्सिक मटीरियल आ गया, it will contain low levels of it. How will we dispose it of? That is an issue. Plus, geothermal sites, they are capable of providing heat for many decades. But we are seeing, जब हम trend देख रहे हैं, that there are certain locations जो कि कुछ time के बाद eventually they cool down. So इतनी investment भी की जाए और ultimately जाकर अगर जो steam है वो diminish हो जाए, so that is a disadvantage. तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है, अब हम फॉलो करते हैं विद आर न्यूज़ क्या आई कि ONGC लद्दाख के प्युगा में जियोथर्मल एनर्जी को, स्टीम को टैप करने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला है. वेल, दिस विल बी इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट. इंडिया का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा. अलॉन्ग विद this will be the world's highest geothermal energy project, जो कि इतनी हाइट पे प्लांट लगेगा. ONGC ने अपना पहला वेल रिसेंटली ड्रिल करना शुरू कर दिया है, एंड दे हैव अकाउंटेड अ वेरी हाई स्टीम प्रेशर ऑफ अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे कुछ 100 टन जियोथर्मल एनर्जी पर आवर डिस्चार्ज रेट देखने के लिए मिला है. सो द पोटेंशियल इज़ ह्यूज. अब फर्स्ट फेज में कंपनी कुछ 1000 मीटर्स के जो वेल्स हैं उनको डिग करेगी, ताकि एक 1 मेगावाट का जो पावर प्लांट है एज अ पायलट प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो पाए. थर्ड फेज में थोड़ी और डीपर एक्सप्लोरेशंस की जाएंगी ताकि जो कैपेसिटी है इस डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट की वो बढ़े, एंड देन अल्टीमेटली अ कमर्शियल साइज का जो प्लांट है उसे सेटअप किया जाएगा. तो फेजेस में स्टेप बाय स्टेप शो करते हुए पहले 1 मेगावाट का, फिर और डीपर एक्सप्लोर करेंगे और कैपेसिटी बढ़ाएंगे, एंड देन लास्टली थर्ड फेज में हमें कमर्शियल साइज का प्लांट मिलेगा. लद्दाख में चाहे पुगा रीजन हो या चुमाथांग एरियाज हो, दीज आर द मोस्ट प्रॉमिसिंग एरियाज इन टर्म्स ऑफ जियोथर्मल प्रोस्पेक्ट. प्युगा एक बहुत ही रिमोट वैली है. इट इज़ अराउंड एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,000 feet, and it is almost near the facto border of China.
दिस एरिया वॉज डिस्कवर्ड इन 1970s एंड 1980s में इसको डिस्कवर किया गया था बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. बट व्हेन वी टॉक अबाउट geothermal energy, we have global leaders already. US is one of the global leader when it comes to geothermal energy. Indonesia, Philippines, Turkey, New Zealand, all of these areas, they produce, gigawatt size of geothermal capacities. They have that much capacity. Similarly, Mexico, Italy, Kenya, Iceland, Japan. So most of the regions which are, volcanically active, जहाँ पे कोई ना कोई volcanic eruption रहती है, उन एरियाज़ के पास में हॉट स्प्रिंग गीजर्स की अबंडेंस रहती है एंड देयरफॉर यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. नाउ व्हाट वुड बी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल बूस्ट लद्दाख्स पोटेंशियल एंड विद दिस लद्दाख विल इमर्ज एज इंडियाज क्लीन एनर्जी बाउल्स. We can expand the area of Ladakh. We can use solar energy, we can use wind energy over here, and it will ultimately boost Ladakh's potential. And the bigger plant, it will provide 24/7 supply to the far-flung settlements. In the eastern sector, we have so many defense establishments. They will also receive 24/7 power supply. It will reduce their dependence on diesel for running generators. This plant can also play a very vital role as a stabilizer for 15 gigawatt solar or wind project जो कि उस एरियाज में साउथ वेस्टर्न प्लेन्स में लगने वाला है. नियर बाय मोरे प्लेन्स में आपके सोलर प्लांट और विंड प्लांट्स लगने वाले हैं, तो उनके लिए भी एक स्टेबलाइजर के जैसे एक्ट करेगा. जब हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो जो स्ट्रैटेजी ONGC ने अडॉप्ट की है, ONGC is India's largest oil and gas producer. So ultimately it will offset even ONGC's carbon footprint. And ये जो पायलट प्लांट है, इससे जो नियर बाय सेटलमेंट्स जो हैं वहाँ पे पावर और हीटिंग नीड्स भी जो है वो पूरी हो पाएंगी. ऑफ कोर्स इन स्प्रिंग से जो हॉट वाटर निकलेगा आप उसको स्पेस हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप घरों को हीटअप कर सकते हैं. यू कैन एस्टैब्लिश हॉट स्विमिंग पूल्स. दिस विल अट्रैक्ट टूरिस्ट इवन मोर एंड अल्टीमेटली इट कैन बूस्ट द टूरिज्म इन लद्दाख. सो दिस वॉज अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी प्लांट फ्रॉम लद्दाख. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. It is about a virus, Southern Rice Black Streaked Dwarf Virus. कुछ ही दिनों पहले न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल्स आ रहे थे दैट जो पेडी क्रॉप है इस वक्त, अगर आपसे पूछा जाए कि नदर्न प्लेन्स में या मोस्ट ऑफ द इंडिया में कौन सी क्रॉप लगी हुई है, सो राइट नाउ द फील्ड्स आर हैविंग पेडी क्रॉप. एंड ये देखा जा रहा था कि दिस ईयर there is dwarfing of the plants, especially in पंजाब एंड हरियाणा. जो पेडी क्रॉप की जितनी हाइट होनी चाहिए थी उतनी हाइट नहीं आ पाई, उनमें ड्वार्फिंग का फीचर देखने के लिए मिला. समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी डिजीज़ हिट हुई है इस पेडी क्रॉप को जिसकी वजह से प्लांट्स ड्वार्फ हो चुके हैं. बट रिसेंटली इस मिस्ट्री को डिकोड कर दिया गया है. नाउ द साइंटिस्ट एट पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, they are blaming it on Southern Rice Black Streaked Dwarf Virus. This is basically named after Southern China. Southern China में पहली बार ये वायरस आया था. 2001 में पहली बार ये वायरस वहाँ से रिपोर्ट किया गया था. एंड अब कहा गया है कि ये जो Southern Rice Black Streaked Dwarf Virus है, इसकी वजह से जो पेडी प्लांट्स हैं उनकी हाइट कम रह रही है. This virus is transmitted by white-bagged plant hopper. जो प्लांट हॉपर्स होते हैं उनमें से जो वाइट बैग का होता है वो इसे ट्रांसमिट करता है. एंड इट इज ट्रांसमिटेड इन अ वेरी सर्कुलेटिव एंड प्रोपगेटिव मैनर. दिस वायरस नॉट ओनली इफेक्ट्स राइस और पेडी, इट ऑल्सो इफेक्ट्स डिफरेंट वीड स्पीशीज एज वेल. एंड यहाँ पे स्पेशली जो वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर्स हैं उनके जो निम्स हैं वो इस वायरस को ज़्यादा एफिशिएंटली
ट्रांसमिट करते हैं एज कम्पेयर टू द अडल्ट्स ऑफ द वाइट बैक प्लांट हॉपर्स। अब अगर ये प्लांट हॉपर्स का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो सकता है। यूजुअली ऐसे जो वाइट बैंक प्लांट हॉपर्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइफून, या कोई आंधी आ गई, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन विंड्स आ गई, तो उनके इन्फ्लुएंस में ये लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं एंड देयरफॉर इस वायरस से काफ़ी बड़ा एरिया इन्फेक्ट हो सकता है। As of now, there is no corrective measures for this viral disease, but farmers should regularly monitor the crop within the presence of this white-bagged, plant hopper. So, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा वायरस है जिसने रिसेंटली पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है वहाँ पे क्रॉप्स की ड्वार्फिंग की है। इसे ड्वार्फिंग डिजीज़ भी कहा जा रहा है। Moving ahead, our next article is important from defense point of view. It is about INS Vikrant. INS Vikrant, which is going to be India's first indigenous aircraft carrier, and Indian Navy की तरफ से statement आई है that this INS Vikrant is all set to be commissioned very soon. तो INS Vikrant के features यहाँ से important हो जाते हैं। First of all, it is an indigenous aircraft carrier. This is first indigenous aircraft carrier that India will own. It is designed and constructed in India. And एक बार इसकी इंडक्शन हो जाए इस वॉरशिप से, इंडियन नेवी का ये बहुत ही की कंपोनेंट बनेगा एंड इट विल पुश itself as a blue water force. फीचर्स अगर हम देखें तो INS विक्रांत की लेंथ इज़ अराउंड 262 मीटर्स, मतलब आप लगा लो कि 2 फुटबॉल फील्ड से भी ज़्यादा इसकी लेंथ है एंड इट इज़ 62 मीटर्स वाइड एंड एक टाइम पे इसमें 20 एयरक्राफ्ट इसके हैंगर में पार्क किए जा सकते हैं। इट हैज़ अ टॉप स्पीड ऑफ 28 नॉट्स विच इज़ मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर एंड क्रूजिंग स्पीड इसकी 18 नॉट्स तक जा सकती है एंड इट कैन हैव इन द इंड्योरेंस ऑफ 7500 नॉटिकल माइल्स। तो ये कुछ इसकी कैपेसिटी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नाउ एज वी आर सेइंग इट इज़ इंडिजीनियस, दिस इज़ बिकॉज कि 76% मटीरियल और जो इक्विपमेंट INS विक्रांत पे यूज़ किया गया है इट इज़ इंडिजीनियस एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया रादर अ कंट्री हैज़ शिप्ड ऑफ दिस साइज ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर एंड ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है ये 3D मॉडल में कंप्लीट किया गया है और इसकी प्रोडक्शन ड्राइंग्स भी 3D मॉडल के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट की गई हैं। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम टू बी डन बाय एनी कंट्री। दिस इज़ मेड इन इंडिया वॉरशिप एंड देयरफॉर इट इज़ गोइंग टू बी अ फेदर in our country's cap because only 5 or 6 nations have capacity right now to build its own aircraft carrier. So this is something which is very important. Then इसका नाम भी important है। INS विक्रांत नाम ही क्यों रखा गया? The reason is INS विक्रांत इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो कि हमने यूनाइटेड किंगडम से एक्वायर किया था in 1961 और इस INS विक्रांत का जो 1971 में हमारी पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुई थी विच अल्टीमेटली लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बट देन इवेंचुअली इट वाज डीकमिशन्ड इन 1997। सो देयरफॉर हमारा पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, वहाँ से इसका जो नेम है उसे डिराइव किया गया है। सो वी कैन से कि अगर इस तरह की वॉरशिप की कमीशनिंग होती है and we're calling it as Vikrant, this is definitely a historical milestone, to realize our commitment towards Atmanirbharta, self-reliance, Atmanirbharta, especially in the defense field. In that area, INS Vikrant is a historical milestone. So that is it. That is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.